मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम रिया था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन हम लोग गरीब थे। फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे। इसके बाद वह एक पूरी तरह से डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसलिए नए डॉक्टरों को ज़्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम है। जब उसने मुझसे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी, मैं परेशान रहूँगी। पर मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे दो बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था, वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है। आप परेशान मत होना, अस्पताल में अकेले थोड़ी रहती हूँ, और भी बहुत से लोग रहते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया। मैंने क्या मसला है, लेकिन वह बड़ी जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी लें, और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे भी बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी, पर आज उसका फ़ोन नहीं आया तो मैं परेशान हो गई। जब मैंने फ़ोन किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। मैं परेशान हो गई। मेरा दिल कांपने लगा कि ना जाने क्या हो गया। और फिर जिस हालात में मेरी बेटी को घर लाया गया, वह मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन भी हमें नहीं दिया गया। पर उसकी एक दोस्त थी, जिसने हमें बताया कि माँ रिया की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है, और जब वो हमारे घर आई तो उसके फ़ोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया तो पैरों के तले ज़मीन निकल गई कि पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए। यह तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वह कहीं खो सी गई। मैंने कहा, रिया, खाना खा ले, कहाँ खो गई है? देख, आज तेरी पसंद का दाल भात बनाया है। उसको ये खाना बहुत पसंद था और वह देखते ही खुश हो जाती थी। लेकिन आज वह खाना देखकर भी खुश नहीं हुई। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, माँ, अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसको आपको रोकने की ताकत भी ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, तो फिर भी लड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो भगवान उसका साथ देता है। पर तू किसके बारे में बात कर रही है और इतनी परेशान क्यों है? वह कहने लगी, कोई बात नहीं, बस एक टेस्ट है जिसमें नंबर लगवाने की बात चल रही थी और उसके बारे में ही कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ में नहीं आती थीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और फिर वह डॉक्टर बन रही थी। बस मैं चुपचाप उसकी बात सुन लेती थी। लेकिन जब भी मुझे उसकी कोई बात पूछनी थी तो उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छे तरीके से देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बड़े गरीब थे। उसके लिए मैंने जेवर बेचा और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी नेक दिल इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी तो मुझसे टकरा गई।
मैंने कहा, क्या हो गया बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब तो अच्छा है ना। उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? तो कहने लगे, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कोई फ़ोन पर बात करता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात नहीं समझी। वह रोज़ यहाँ पर आता है और हमारे घर की तरफ देखता है। जैसे ही मुझे देखता है, दूर से मुस्कुराता है। पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा, जब वह दूर खड़ा है, वह कुछ भी कर सकता है, मुझे रोक भी नहीं सकते। अगर वह तुझे कोई बात कहे तो तू उसका मुंह तोड़ देना। मैंने कहा, ठीक है। और मैं बालकनी में खड़ी थी जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं ये सब दूर से देख रही थी। पहले वह लड़का बोला, फिर रिया ने कुछ कहा, फिर उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह हाथ रखकर एक तरफ को चला गया और रिया अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, ये लड़का कौन है? मेरी बेटी को उसने क्या कहा? आज उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। जब शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि वह लड़का क्या कह रहा था, तो वह कहने लगी, वह लड़का बुरा नहीं है। मैंने कहा, बुरा नहीं है, फिर तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तो वह कहने लगी, जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तब मुझे बाद में पता चला कि वह बुरा नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आया था, तब से उसने मुझे देखा था। कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने यह बात बड़ी इज्जत से की थी, वरना किसी और तरह से भी कह सकता था। लेकिन उसने तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो उसने पीछे से ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात की उसने? माँ, उसने कहा कि जो तुम रोज़ रोज़ एक थप्पड़ मारो तो फिर भी मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मेरा दिन नहीं गुजरता। ऐसी बात तो वही कर सकता है ना जो आपको सच्चा प्रेम करता हो। मैंने उससे कहा कि तूने एक नज़र में ही पता कर लिया कि वह तुझसे सच्चा प्रेम करता है। जो मर्द होते हैं ना, उनको पता होता है कि औरतें बातों से खुश होती हैं, उनको बड़े बड़े बातें करने आते हैं। अगर इतना ही दम है तो उससे कह दो कि मेरे घर रिश्ता भेज दे। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, पर रिया कहने लगी कि ऐसे कौन रिश्ता भेज दे? अगर रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगी? मैंने उसे समझाया कि हाँ, मैं मान जाऊंगी, लेकिन अगर वो इस काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी करेंगे। अब रिया रोज़ वहाँ से गुजरती थी और वह पहले से ही खड़ा होता था। उसे कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखते थे। रिया के अंदर मुझे कुछ नज़र आने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब वो वहाँ से गुजरती थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी और आजकल वह काफ़ी तैयार होकर भी जाती थी। जिस अस्पताल में वह काम करती थी, पहले वह वहाँ पर पढ़ाई करती थी, इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी कि स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई था जो उसको जानता था, तो वह उसके सामने अच्छी तरह दिखाना चाहती थी, लेकिन जिसे उसके सामने अच्छा लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था, इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया, क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया था और कहा था कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है। बाद में हमें पता चला कि इसका नाम है और ये सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले वाले उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैंने कहीं यह भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उसकी माँ और अपने बेटे पर बड़ा गर्व है।
लेकिन यह बेटा यहाँ क्या कर रहा था? मेरे छोटे बेटे ने शायद गलती की हो, किसी और के बारे में पता करके आ गया हो। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो मैंने भी यह सब देख लिया। मुझे लगा कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है और ये कैसी हरकतें कर रहा है। मैं हैरान हुई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू क्यों इतना सोच रही हो? यह तो उसकी मर्जी है। तुम अपने कमरे में अंदर आकर बैठ जा, बाहर मत खड़ी हो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे सामने तो बड़े कमरे में आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वो फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। उसी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही फैसला नहीं कर पाते और आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है और फिर आपकी सारी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वाले ऐसे लोग थे जो रिया से शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि रिया डॉक्टर बन गई तो वे सभी लोग घर पर आने की कोशिश करने लगे। हमारे छोटे से शहर में डॉक्टर बनना आसान बात नहीं था। हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं थे, इसलिए थोड़ा फ़ायदा भी हुआ था क्योंकि रिया को स्कॉलरशिप मिली थी, वरना सारी फीस अपने पास से देना हमारे बस की बात नहीं थी। फिर भी अभी भी हमारे ऊपर कर्ज था, क्योंकि फ़ीस तो हम दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में रिया हम सबके लिए हमारा भविष्य थी, क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सबकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके छोटे भाई थे, बड़ा कोई नहीं था। उनमें से अपने भाइयों के लिए कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रखना चाहती थी और ये चाहती थी कि उसका जीवन साथी एक अच्छा इंसान हो, जो हमसे दूर नहीं बल्कि रिया से बहुत ज़्यादा प्रेम करे। रिया बहुत अच्छी इंसान थी, वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। एक दिन वह मुझसे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन के साथी के बारे में है। मैंने कहा कि हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है, और मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या कहने वाली है। उसे राम अच्छा लगता है और उसने राम के लिए अपने दिल में जगह बना ली थी और मुझे ये बात कहने वाली थी कि राम के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझसे कहा कि मेरे दिल में हमेशा जो जगह आपकी और पापा की है और मेरे भाइयों की है, वह किसी को भी नहीं है। और मैंने जो बात करनी है वह यह है। वह बोलने लगी कि उसको अस्पताल से कॉल आ गई है। जैसे ही उसको अस्पताल से कॉल आती थी, वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। कहती थी कि हो सकता है कि कोई इंसान तकलीफ़ में हो, इसलिए मुझे बुला रहे हैं, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वही बात ठीक है, अस्पताल से कॉल आई थी। वैसे ही उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुला रहे थे। शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चला गया था। मैंने कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी? तो कि एक ही दिन की तो बात है, मैं नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बना कर रखना, मैं कल सुबह पहले टाइम पर वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, अपना मोबाइल अपने साथ ले जाना और अच्छे से खाना भी खा लेना। तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना? तो कहने लगी हाँ मिलता है, और घर से जा रही है तो पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे पुकारना चाहा, लेकिन वह नहीं रुकी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई जहाँ जाता है तो उसको पीछे से नहीं बुलाते हैं। उसने कहा कोई ज़रूरी बात मुझे करनी है तो वह मैं आराम से आपके साथ करूँगी।
अपने काम पर वह चली गई और अपने काम पर लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफ़ा फ़ोन किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फ़ोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया कि नहीं? मैंने उसको बताया कि हाँ, मैंने खाना खा लिया है, बस सोने जा रही हूँ। और मैं जल्दी सो जाती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। उसने मुझे कहा कि आप सो जाओ, वहाँ सुबह मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है और मैं सो गई। मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। रिया सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी क्योंकि फिर वह शाम तक सोती थी। मैंने उसे कहा कि वह मुझे जगा दे, मैं खाना निकाल कर दे दूँगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट से खाना निकाला, उसको गर्म किया और अपनी बेटी रिया के कमरे की तरफ चल दी। लेकिन जब अंदर गई तो लाइट ऑन की तो हैरान रह गई। यहाँ तो कोई भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली और साफ सुथरा था। मैं समझ गई कि उसे आने में देर हो गई। मैं बाहर गई तो वह लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हुई कि आज वह लेट क्यों हो गई और वह लड़का भी नहीं खड़ा था क्योंकि वह तो समय से ही आ जाती थी। कहीं बीमार तो नहीं हो गई? मैं माँ हूँ ना, माँ के दिमाग में तो ऐसी बातें आती ही रहती हैं। कहीं मेरी बेटी मर तो नहीं गई? मुझे पूरा यकीन था कि रिया उसी के बारे में बात करने वाली थी और मैं अभी सोच ही रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं। 2 घंटे गुजर गए पर मेरी बेटी ना तो आई और ना ही उसने नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब फ़ोन कनेक्ट हो और मुझसे बात करूं, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद व्यस्त होगी। मैं ये भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय ख़त्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता, चाहे वह सफाई वाला हो या डॉक्टर, सबको पैसे की पड़ी है और कोई ना कोई अपना काम में डील कर ही देता है। मैं उसे कहती कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो, बाकी सबको भगवान को अपना मुंह दिखाना है और तुम्हें अपना। पर वह कहती थी हाँ, लेकिन उनकी वजह से मेरे काम पर भी असर पड़ता है। फिर मैंने फ़ोन किया, घंटी जा रही थी लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैंने उसके दोस्त का नंबर मिलाया, वह भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी। अब मेरे पास इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं था, मैं किसको फ़ोन लगाती। फिर उसकी दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा रिया कहाँ है, वह फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसने कहा कि हम भी उसे ही तलाश रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब तलाश रहे हैं? क्या कहीं गायब हो गई है? मुझे लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। उसने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। असल में रिया कहीं मिल नहीं रही। मुझे लगता है कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी, आप परेशान ना हों। मैंने कहा अच्छा, अस्पताल तो बहुत बड़ा है, एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ ही कॉलेज भी था। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। वह बोली ठीक है। मुझे उसकी आवाज़ में परेशानी महसूस हुई, पता नहीं क्या बात थी। मैंने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया। उसने कहा कि मेरी बेटी से बात करा दो। तो उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि मुझे अभी तक नहीं मिली। वह कह रही थी कि अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई, हाय ये क्या हो गया। और उसने मुझसे कहा कि आप जल्दी यहाँ आ जाएं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही, सब ठीक है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। उसने कहा आंटी रिया मिल गई। मैंने कहा अच्छा मिल गई है, कैसी है वह, ज़रा मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी
बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुंचिए। जब मैंने पूछा, क्योंकि मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, तो वो रोते हुए कहने लगी, बस आप आ जाओ। अब मैं ये सोच रही थी कि लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मैं घर से निकली, सामने राम भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी, मगर वह मिल गई तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। बेल तो जा रही थी, पर ऐसा होता नहीं है कि उसका फ़ोन बंद हो गया था। फिर फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। मैं अस्पताल पहुंची तो वहाँ पर अजीब सा माहौल लग रहा था। अस्पताल में भीड़ तो होती ही है। बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, ये सब तो सामान्य था। लेकिन मुझे देखकर लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही हो, जैसे कोई बात है जो उन्हें सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैं परेशान तो थी, पर मैं कभी कभी यहाँ आती थी। उसने मुझे तरकीब में अपने सारे दोस्तों और टीचरों से और सीनियर डॉक्टरों से मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा, तुम्हारा इस टाइम कहाँ होगा डॉक्टर रिया? तो उसने कहा, आप दूसरी मंजिल पर चली जाएं, आपको सब पता चल जाएगा। यह बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। अजीब सा सो हो रहा था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में कोई चीज़ बट रही हो या फिर कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। मुझे रिया की दोस्त ने देखा तो रोती हुई मेरे पास आई और कहा, ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहाँ पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती। मैंने कहा, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? रिया कहाँ है? और उसने मुझे एक लाइन में बताया, रिया अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने सुन ली थी और मेरे दिल में यह बात चली गई। मेरी हालत अजीब सी हो गई। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा, आप हैं डॉक्टर रिया जी की मम्मी? उनके साथ ये बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि क्या हुआ था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहती। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी जैसी वो मुझसे बात कर रहा था और मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हो 20 लोग? मेरी बेटी 20 लोग? वह 20 लोग थे। मेरी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने? वह मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मुझे समझ में आया था कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत बुरी हो गई। बस मुझे दूर से रिया की एक झलक दिखाई गई। उसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया और बॉडी और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने से पूरा अस्पताल गूंजने लगा। सबको पता चल गया कि ये क्या है। उन लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी, उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसको कोई मरीज बुलाने के लिए आया था, पर हम लोग उसे सुबह ढूंढते रहे, तलाश करते हुए हमें नहीं मिली। फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें ऐसी हालत में मिली। हमें लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाले कौन थे, वो कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता था। अब वह इस दुनिया में नहीं है। लगता है उसने खुदकुशी कर ली। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि आपकी बेटी ने लगता है अपने किसी दोस्त को बुलाया था और मामला ख़राब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक नहीं 4-5 लोग थे, बॉयफ्रेंड थे, कोई बता रहा था। और जो बॉडी की हालत थी वह हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिर रीति रिवाज किए गए, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारी बेटी के लिए खड़ा था। सब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे हमें ये पता चल सके कि हुआ क्या था। हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें लिखा था कि डॉक्टर रिया ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक ऐसा इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है?
वह डिप्रेशन में भी नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ कुछ मसला नहीं था। मैंने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है, वह हमें दे दो। उन्होंने वह सारी चीज़ें वापस कर दीं। उसकी चीज़ें ऐसी थीं जो टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए, फ़ोन क्यों नहीं दे रहे? वह कहने लगे, ये सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या करना था ये खुद कह रहे थे कि आत्महत्या ही है, तो फिर सबूत किसको दिखाना था। बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने हमें उसका फ़ोन नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से मैंने राम को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता नहीं था कि रिया के साथ क्या हुआ? वह तो इस दुनिया से ही चली गई थी। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है कि वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था, बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसे भी पूछताछ न हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी वह नहीं जानती हूँ। मैं एक बेवान बेटी ही, जिसको मैंने मुश्किल से डॉक्टर बनाया, इस दुनिया से चली गई। मैं ये जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों की नींद ही नहीं आती थी, मैं पूरी रात सोती रहती थी। सब लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वह कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई, अब वह कभी वापस नहीं आ सकती। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या मुझे मेरी बेटी को ही वापस ला कर दे सकता है? 1 हफ्ता गुजर गया तो रिया की दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि मुझे रिया की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद रिया ने उसी वक्त यह वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने भी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त थी और मैं डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया, मेरे पास रिया की आखिरी वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है। मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सकें। सभी रिया को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीडियो उस पल की है जब हम सब लोग वहाँ से चले गए थे। रिया की कसम खाकर कह रही थी कि वह जिंदा थी और उसने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी। शायद उसने इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने अब तक उससे नहीं पूछा था कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी, अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं, मुझे सब पता चल गया है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब किया है ताकि मैं चुप रह सकूं। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत से बुरे काम हो रहे हैं अस्पताल में। थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना और रात में भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैं उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे भी यही कहना चाहती थी। अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। परेशान नहीं होना, तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखा। आखिर में उसने कहा कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सबके लिए बहुत खास हो। जहाँ भी रहोगी तुम सबकी याद करती रहूँगी। मेरे लिए कोई भी उदास मत होना। रिया की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ न कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। 1 हफ्ते बाद हमें पता चला कि राम ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि रिया के साथ इतना बुरा हुआ और वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये खबर सुनकर हमें और भी ज़्यादा बुरा लगा। राम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इसका इसका मतलब था कि वह मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है, तो वो भी ख़त्म हो गया और इस दुनिया से चला गया। लेकिन अब इस बात को 1 महीना होने वाला था
लेकिन असली मुजरिमों का कोई भी पता नहीं था। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। मेरे पास बहुत से लोग आए, मुझे तसल्ली दी, कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब आप ही लोग बताइए कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और वह लोग जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं अभी तक पकड़ में नहीं आए। दोस्तों, तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।